मित्रों, मेरा नाम विशाल सिंह है और जैसा कि आपको पता ही है, मैं विज्ञान की क्लास आपकी ले रहा हूं और आज मेरी 5वीं क्लास है, जिसमें आपको प्लांट सेल और भ्रूण का विकास, ये दो टॉपिक क्लियर किए जाएंगे, जिसमें हेप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड सेल, अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, ये सारी चीज़ें बिंदुवार तरीके से आपके सामने रखी जाएंगी। हालांकि मित्रों, एक सूचना भी आपको देनी है। हालांकि पूर्व क्लास में भी ये इन्फॉर्मेशन मैं दे चुका हूँ कि भारत सिलेक्शन विंग में शाम को 4 से 7 और सुबह 7 से 10 यूपी टेट की क्लास 3 अक्टूबर से संचालित की जा रही हैं। ठीक है मित्रों, आप संस्थान में आएँ और यहाँ के अनुभवी टीचरों से अपने सिलेक्शन का मार्ग प्रशस्त कराएं। मित्रों, साथ ही यूपीपीसीएस आरओ एआरओ की जो मेंस की क्लास है, वह क्लास जो है संचालित की जा रही है शाम को 6 से लेकर 8 बजे तक। मित्रों, यदि आप यहाँ पर आते हैं तो आपके सिलेक्शन में संस्थान के द्वारा जितने कार्य, जितनी अच्छी तरीके से आपको बिंदुवार तरीक़ों से चीज़ों को समझाया, पढ़ाया और उस पर जितनी प्रैक्टिस कराई जा सकती है वह कराई जाएगी। मित्रों, अब हम क्लास शुरू करते हैं। मित्रों, हम लोगों ने सेल पढ़ा था। सेल में हम लोगों ने दो प्रकार की सेल पढ़ी थी, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ठीक है। हालांकि यूकैरियोटिक सेल दो प्रकार की होती है, जिसमें एक है आपकी प्लांट सेल और दूसरी है आपकी एनिमल सेल, जिसमें एनिमल सेल आपको पढ़ाया जा चुका है। आज हम प्लांट सेल को देखेंगे, साथ में इन दोनों के डिफरेंस को देखेंगे। मित्रों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले प्लांट सेल का एक चित्र। थोड़ा सा आप लोगों के लिए ये चित्र बना दें, जिससे आपको समझने में आसानी रहे। हालांकि प्लांट सेल और एनिमल सेल में कुछ विशेष अंतर नहीं है, हालांकि कुछ चीज़ों में अंतर भी पाया जाता है।
फिगर बनाने में थोड़ा सा मित्रों समय लग रहा है, मगर चित्र के माध्यम से चीज़ों को समझना बहुत ही सरल और सुगम्य हो जाएगा। कोशिश यही है कि जितना बेहतर हो उतनी बेहतर तरीके से आपको पढ़ाया जाए। मित्रों, यदि आपको ये चीज़ें समझ में आए तो इसे अन्य लोगों तक भी इस वीडियो को शेयर के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। पसंद आए तो इसे आप लाइक भी कर सकते हैं और अपने कमेंट भी हमें कर सकते हैं, जिससे हमें यह पता चले कि आपको क्या चीज़ें समझ में आई हैं और क्या चीज़ें समझ में नहीं आई हैं। मित्रों, अब हम शुरू करते हैं। ये संरचना जो आप देख रहे हैं इसे हम लोग बोलते हैं डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम। ये संरचना जो आप देख रहे हैं पैराक्सीसोम। यहां पर जो ये संरचना देख रहे हैं इसे हम लोग बोलते हैं प्लास्टिड, या हिंदी भाषा में हम इसे बोलते हैं लवक। हालांकि अभी आपको ये पता चलेगा ये 3 प्रकार की होती हैं: ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ठीक, ये जो संरचना आप देख रहे हैं इसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। यहां पर जो आप देख रहे हैं इसे हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जबकि यहां पर जो आप देख रहे हैं इसे हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक, अब ये आप लोग जानते हैं इसका मामला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से है। ठीक, ये जो आप देख रहे हैं इसे हम लोग केंद्रक कहते हैं। केंद्रक कहते हैं। इसके अंदर जो ये देख रहे हैं इसे हम लोग केंद्रिका के रूप में जानते हैं। हालांकि पूरी कार्यविधि वही है जो आप लोगों ने एनिमल सेल में पढ़ी थी। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये जो है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियोप्लाज्म से अलग करती है। ज़्यादा कुछ विशेष अंतर नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो उद्भव है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही होता है, और आपको मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में सविस्तार पढ़ाया है कि जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स के कण नहीं पाए जाते हैं उन्हें हम लोग नहीं पाए जाते हैं, उन्हें हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, हालांकि मित्रों हम इस चित्र को देख रहे हैं, यहां पर जो ये संरचना हमने देखी है इसे हम रिक्तिका बोलते हैं, और रिक्तिका ही है जिसके कारण प्लांट बड़े होते हैं। पौधों की जो साइज होती है वो बड़ी होती है। ज़्यादा देर ना करते हुए इन चीज़ों को हम आगे बढ़ाते हैं और आगे इस प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर देखते हैं, जिससे हम बिंदुवार तरीके से समझ पाएं कि दोनों में क्या डिफरेंस है और किसका क्या वर्क है। ये आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। हम लोग आते हैं प्लांट सेल पर, और इधर हम लोग लिखते हैं एनिमल सेल। प्लांट सेल में
सेल वॉल प्रेजेंट रहती है, जबकि एनिमल में नहीं पाई जाती है। प्लांट सेल की जो सेल कोशिका भित्ति है या सेल वॉल जो है, ये आपका सेल्यूलोज की बनी होती है। प्लांट सेल में डिक्टियोसोम पाए जाते हैं, जबकि एनिमल सेल में इनके स्थान पर आपको गोल्गी बॉडीज दिखाई पड़ती है। सेम वर्क है, जो गोल्गी बॉडीज एनिमल सेल के अंतर्गत करती है, वही डिक्टियोसोम प्लांट सेल के अंतर्गत करता है। अर्थात यदि हमने गोल्गी बॉडीज पढ़ रखी है तो इसका मतलब है हम उसके आधार पर डिक्टियोसोम को पढ़ सकते हैं। ठीक, उसके बाद में एनिमल सेल में सेंट्रोसोम्स पाए जाते हैं, वहीं प्लांट सेल में पोलर कैप्स पाए जाते हैं। मित्रों, एनिमल सेल में लाइसोसोम्स पाए जाते हैं, जबकि यहां पर स्फीरोसोम पाए जाते हैं। यहां पर मित्रों रिक्तिका पाई जाती है, अर्थात वैक्यूल्स पाई जाती है, जबकि यहां पर ये उपस्थित नहीं रहती है। अगर रहती भी है तो नगण्य मात्रा में, अर्थात बहुत ही कम मात्रा में रहती है। मित्रों, जैसा कि आप लोग कुछ बिंदुओं के माध्यम से इसमें अंतर कर पा रहे होंगे, हम आगे बढ़ते हैं और इसको और अच्छी तरीके से समझना का प्रयास करते हैं। इसमें प्लास्टिड या हम इसे बोलें रिक्तिका पाई जाती है, जबकि यहां पर हम देखते हैं रिक्तिका नहीं पाई जाती है। मित्रों, एक ये टॉपिक हम लोगों को यहां से पढ़ना है, जिससे हम प्लांट सेल को और बेहतर तरीके से समझ पाए। हालांकि मित्रों, पूर्व क्लास जितनी भी पढ़ाई गई है, इसको आप जितना देखेंगे समझेंगे, उससे अपना नोट्स बनाने का प्रयास करेंगे, आपको उतनी ही इस सब्जेक्ट पर पकड़ मजबूत होगी। ठीक, एक बार प्रयास कर देखिए और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर देखिए। जहां पर भी कोई समस्या आए कमेंट्स में आप हमें बताएं, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे, जरूर से जरूर करेंगे। ठीक मित्रों, आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर जिस चीज को जानना चाह रहे हैं वो है प्लास्टिड। चलिए, प्लास्टिक को आपको बता ही चुके हैं, लवक कहते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट इसे अवर्णी लवक कहते हैं। ये रंगहीन लवक है। ठीक है। दूसरा कहा जाए, जहां पर पौधों के जिस भाग में सूर्य की किरणें ना पहुंचे, पौधों के जिस भाग में सूर्य की किरण ना पहुंचे, वहां पर ल्यूकोप्लास्ट होता है। अर्थात आप पौधों की जड़
में अवर्णीय लवक पाया जाता है, अर्थात पौधों की जड़ का कोई कलर नहीं होता। ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च प्रोटीन और लिपिड अर्थात वसा का संग्रहण करता है, संग्रहण करता। वही बात हम करें क्रोमोप्लास्ट की, तो हरे रंग को छोड़कर अन्य रंग जो पौधों में पाए जाते हैं उनके लिए जिम्मेदार कौन है? क्लोरोप्लास्ट। आप फूल का रंग ही इसके अंतर्गत समझ सकते हैं। इसके बाद में हमारा क्लोरोप्लास्ट। अब जब हम क्लोरोप्लास्ट देखते हैं तो ये मुख्यतः पौधों में हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है। किसके लिए जिम्मेदार होता है? पौधों में हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है। और इसके लिए जानते हैं क्लोरोफिल है। ठीक। क्लोरोफिल के साथ में एक वर्णक और होता है जिसे हम लोग कैरोटीनाइड वर्णक अर्थात पिगमेंट, वर्णक को हम लोग क्या बोलते हैं? पिगमेंट। कैरोटीनाइड वर्णक पाया जाता है। ये कैरोटीनाइड वर्णक जो है ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा संचित रखता है, संचित रखता है। मित्रों, अब आगे की बात और देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। हम लोगों को जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया देखनी होती है तो पौधों की पत्तियों पर प्रकाश की किरणों का पड़ना, क्लोरोफिल का पाया जाना, भोजन का बनना, ये सब पता है। इसी चीज को हम और समझने का प्रयास करते हैं।
चलिए देखते हैं। आप लोग इस चित्र को देखेंगे, प्लांट के जो सेल है इसमें दो संरचनाएं पाई जाती, इसमें दो संरचनाएं पाई जाती हैं। प्रश्न उठता है वे संरचनाएं कौन सी हैं? तो एक संरचना है स्ट्रोमा और दूसरी ये जो संरचना आप देख रहे हैं इसे हम लोग बोलते हैं ग्रैनम। स्ट्रोमा और ग्रैनम, ठीक, स्ट्रोमा और ग्रैनम। चलिए स्ट्रोमा को जानने का प्रयास करते हैं। क्लोरोप्लास्ट का जलीय द्रव्य मैट्रिक्स है जहां प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रियाएं करता है, ठीक। और इस अभिक्रियाओं को हम लोग केल्विन चक्र के अंतर्गत देखते हैं, अब प्रश्न उठेगा केल्विन चक्र आप समझना चाहेंगे क्या है? तो यहां पर केल्विन चक्र, यहां पर आपको पता है कि CO2 प्लस H2O प्लस सौर ऊर्जा ये मिलकर C6H12 H12O6 प्लस O2 का निर्माण करती है। इसे ही हम लोग केल्विन चक्र के अंतर्गत देखते हैं। वहीं ग्रैनम की बात करते हैं, तो थैलाकोइड्स, ग्रैनम है क्या? थैलाकोइड्स के ढेर होते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, मतलब ये जो रिएक्शन है, अभिक्रिया होती है। मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम जिस टॉपिक में जो हम लोग प्लांट सेल के बारे में पढ़ रहे थे उसके बारे में हम लोगों ने इतना सब कुछ जाना। अब हम इसको एक बार वापस देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, जैसे कि आप एक संरचना देख रहे हैं, यह जो संरचना है यह प्लांट सेल की है, यह संरचना प्लांट सेल की है, जिसमें ये जो बाहर का आवरण देख रहे हैं इसे हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। और यह कोशिका भित्ति आपको पता है सेल्यूलोज की बनी होती है। इसके अंदर ये एक छोटी सी संरचना आप देख रहे हैं, ठीक है, जिससे हम लोग सेल मेम्ब्रेन
अर्थात कोशिका झिल्ली कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक, इसके बाद में हम लोगों ने केंद्रिका समझा, उसके बाद हम लोगों ने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन समझा। केंद्रिका में ही राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण होता है, डीएनए प्लस क्रोमेटिन मटेरियल अवेलेबल होता है यहाँ पर। ठीक, इसके बाद में इसके अंदर ये जो आप लोग देख रहे हैं इसे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म अर्थात केंद्रक द्रव्य या केंद्रक द्रव्य कहते हैं। वहीं हम लोग जो सेल के अंदर जो ये द्रव्य देख रहे हैं इसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये जो आप लोग नीले कलर का दिख रहा होगा साइटोप्लाज्म। फिर उसके बाद में आपको माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें आप लोग जानते हैं कि यह सेल का जो है पावर हाउस है। रिक्तिका, जिसके कारण प्लांट के जो है बहुत लंबे दिखाई पड़ते हैं, मनुष्यों में इसी की कमी होती है, अन्यथा वो भी बहुत लंबे होते हैं, कम से कम 500-600 फुट के। आगे फिलहाल आगे बढ़ते हैं, फिलहाल देखते हैं। यहाँ पर हम लोग डिक्टियोसोम देख रहे हैं, पैराक्सीसोम देख रहे हैं, प्लास्टिड देख रहे हैं। प्लास्टिड भी हमने आपको बताया 3 प्रकार के, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। मित्रों ये सब जो हम लोगों ने देखा ये तो हम लोग सेल के अंतर्गत देखा ना। सेल जो कि आपको पता है कि 2 प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक अर्थात अविकसित, जिसका केंद्रक क्या हो, अविकसित, और यूकैरियोटिक जिसका केंद्रक विकसित हो। पहले दोनों को आपको एक साथ में सब कुछ चीजें पढ़ाई गई थी, ठीक है, पूर्व क्लासों में। अब वही यूकैरियोटिक सेल में आपको डिफरेंस दिखाया जा रहा है कि प्लांट सेल क्या है और एनिमल सेल क्या है। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल में हम लोगों ने मेन देखा कि प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है जबकि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। प्लांट सेल में डिक्टियोसोम प्रेजेंट होते हैं, वहीं एनिमल सेल में गोल्गी बॉडीज। और गोल्गी बॉडीज आपने देखा था, इनका कार्य क्या था, पैकेजिंग, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टिंग एजेंट का। जब यह ट्रांसपोर्टिंग एजेंट का वर्क कर रहे थे तभी प्राइमरी लाइसोसोम्स का प्रोडक्शन हो रहा था। और लाइसोसोम्स, इन्हें हम लोग बोलते थे आत्म हत्या की थैली। काम तो था सेल का पाचन करना, और इसके लिए वो हाइड्रोलिथिक एंजाइम या जल अपघटी एंजाइम का स्राव करते थे, ठीक है, जिसमें से आपके लाइपेज, प्रोटीएज, फास्टेज और न्यूक्लियेज जैसे एंजाइम का स्राव करते थे। सेल की कोशिका को विघटित किया जाता था इसके माध्यम। मगर कभी कभी लाइसोसोम्स अपनी ही सेल का क्या कर देते थे, पाचन, जिसके कारण इन्हें क्या बोलते थे, आत्महत्या की थैली। वहीं पर रिक्तिका की बात करें, रिक्तिका प्लांट सेल में पाई जाती है। यही कारण है कि प्लांट जो है बहुत बड़े बड़े साइज के होते हैं, वहीं एनिमल सेल में यह नगण्य मात्रा में अवेलेबल होती है, अर्थात मान के चलिए नहीं ये होती है। प्लास्टिड प्लांट सेल में पाए जाते हैं जबकि एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। प्लास्टिड भी मित्रों 3 प्रकार की आपको दिखेगी, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट हिंदी भाषा में कहें अवर्णी लवक, यह रंगहीन लवक है, ठीक है। ये कहां पर दिखाई पड़ेगा, तो जहां पर सूर्य की किरणें पौधों के जिस भाग में ना पहुंचे वहां पर, अर्थात पौधों की जड़ों में ये अवेलेबल होता है। आलू आप जानते ही रंगहीन है, ठीक है तो तना। फिर इसके बाद में ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च, प्रोटीन और लिपिड का क्या करते हैं, संग्रहण। क्या करते हैं, संग्रहण। क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं तो हरे रंग को छोड़कर पौधों में जो अन्य कलर्स पाए जाते हैं उनके लिए जिम्मेदार ये क्रोमोप्लास्ट नामक वर्णक है, पिगमेंट, ठीक है। हमने फूलों का रंग बता दिया इत्यादि। वहीं क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो पौधों में हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है क्लोरोफिल तथा ये जो क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल तथा कैरोटीनाइड वर्णक इसमें पाया जाता है। कैरोटाइड वर्णक जो है ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को क्या करता है, संचित करता है। वहीं पर हम लोग उस पौधों के हरे भाग में ग्रैनम और स्ट्रोमा के बारे में जानते हैं। पहले तो ये जान लीजिए कि जो प्लांट का जो सेल है इसमें 2 संरचनाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी, तो एक संरचना तो है स्ट्रोमा, दूसरी संरचना है ग्रैनम। स्ट्रोमा के बारे में देखिए तो बताया गया क्लोरोप्लास्ट का जलीय द्रव्य मैट्रिक्स है जहां पर प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रियाएं करता है, और यहीं पर आपको केल्विन चक्र दिखेगा।
ठीक है, CO2 जल के साथ और सौर प्रकाश के साथ मिलकर ठीक ग्लूकोज का निर्माण करेगा तथा ऑक्सीजन रिलीज करेगा। वहीं पर ग्रैनम ये थैलाकोराइड्स के ढेर होते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है मित्रों। चलिए मित्रों, थोड़ा अब क्लास को विराम देते हैं, आप थोड़ा घर जाना है, फिर कल मिलते हैं आपको इसी टाइम पर अगली क्लास के साथ।